किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला है भौतिक आधार, दूसरा है रासायनिक आधार। तो भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। दूसरा आधार है रासायनिक आधार। तो रासायनिक आधार पर भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड, और मिश्रण जिसे मिक्सचर कहा जाता है। तो रासायनिक आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगर मैं इसे और इलेबोरेट करूं तो रासायनिक आधार पर देखा जाए तो जो तत्व है और यौगिक है इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, और जो मिश्रण है इसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो यह भी याद रखेगा कि जो तत्व है यानी एलिमेंट है और कंपाउंड है ये शुद्ध पदार्थ है, और जो मिश्रण है नाम से ही क्लियर है मिक्सचर, तो जो मिक्सचर है ये अशुद्ध पदार्थ है। तो एक एक करके हम अब तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है तत्व यानी कि एलिमेंट। तो तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन, सोना, चांदी और लोहा, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये तत्व के उदाहरण हैं। तो वर्तमान समय तक वैज्ञानिकों ने कितने तत्वों की खोज की है? तो कुल 118 तत्वों की खोज की है। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है? तो पीरियोडिक टेबल में जो आप देखते हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये सभी तत्व हैं। और इन तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो जो भी पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्व हैं। तो आगे वीडियो के खत्म होने तक आप इजीली पहचान जाएंगे कि तत्व कौन सा है, यौगिक कौन सा है और मिश्रण कौन सा है। तो तत्व में क्या होगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से ये बना होगा। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। सोने का सिंबल क्या है? Au। तो सिंबल क्या होता है? तो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं ना कि जो भी एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल दिए होते हैं। तो ये सिंबल कहाँ से लिए गए हैं? तो लैटिन भाषा से ये सिंबल लिए गए हैं। जैसे जो गोल्ड होता है, सोना होता है, इसे लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। तो ओरम का ही ए और यू उठा लिया, तो इसीलिए सोने का सिंबल क्या है? Au, यानी कि ओरम। तो Au सोने को ही कहते हैं। तो ये एक ही प्रकार का परमाणु है, यानी कि एक ही एलिमेंट है। 2 एलिमेंट कैसे होंगे? जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl लिखते हैं। तो Na यानी कि सोडियम, तो जब भी एक एलिमेंट होगा ना, या तो उसमें एक अल्फ़ाबेट होगा, जैसे ऑक्सीजन का क्या है? O। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका सिंबल है वो 2 अल्फ़ाबेट का हो सकता है, लेकिन उसमें से आप पहचानेंगे कैसे कि एक ही एलिमेंट है? तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा ना वो कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में होगा। जैसे सोना है, ये एक ही एलिमेंट है, तो इसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर है और दूसरा अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे तो 2 एलिमेंट हैं। Na एक एलिमेंट हो गया और क्लोराइड दूसरा एलिमेंट हो गया। तो ये 2 प्रकार के परमाणु हो गए। लेकिन हमने पढ़ा कि जो तत्व है ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, इसीलिए जो सोडियम क्लोराइड है ये एलिमेंट का उदाहरण नहीं होगा। तो लोहा भी क्या है? ये भी तत्व है। इसका सिंबल क्या है? Fe। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। ये सभी पूछे जाते हैं, इसीलिए इन्हें याद रखना। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन, जो हमारा
पृथ्वी का वायुमंडल है ना, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। और मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। और पृथ्वी के भूपर्पटी पर यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है, इस पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये भी ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन है। तो बार बार परमाणु की बात हो रही है, तो परमाणु क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकती है, उसे परमाणु कहा जाता है। तो इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ उपस्थित है ना, पदार्थ क्या होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में आप जो भी चीज़ें देखते हैं जो कि स्थान घेरती हैं और जिनका अपना द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, जो भी चीज़ें स्थान घेरती हैं और उनका अपना द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। और जो परमाणु होते हैं ना, ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है, तो मोबाइल को अगर आप तोड़ना शुरू कीजिए तो इसकी सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटा जो कण है, इसकी सबसे छोटी इकाई है, वो क्या होगी? वो परमाणु है, यानी कि एटम है। और अणु क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो तत्व, परमाणु और अणु तीनों को एक साथ देख लेते हैं। तो यह है तत्व। जैसे लोहा है, लोहे की जो छड़ होती है वो क्या है? वो तत्व है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के यानी कि लोहे के परमाणुओं से बनी होती है, तो वो तत्व है। और इधर आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है और ये भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो H+H क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको तत्व, परमाणु और अणु इनमें अंतर क्या है ये समझ आ गया होगा। तो तत्व के बाद आगे हम यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो जब दो अथवा दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में यानी कि फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिलाया जाता है, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। यौगिक का निर्माण होता है। तो क्या होता है इसमें? दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे जल, जल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया ना, तो इसीलिए से कंपाउंड कहा जाएगा। कंपाउंड में क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे जल में क्या होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य 2 और 1 के अनुपात में संयोजन होता है। आपने अगर एक गिलास पानी लिया है तो जो आप पानी पिएंगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? तो 2:1 ही होगा। चाहे आप उसमें से 1 चम्मच भी पानी निकाल लीजिए तब भी उसका अनुपात सेम होगा। तो इसीलिए इसे कंपाउंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका भी केमिकल फॉर्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा, वो हमेशा कंपाउंड होगा। तो उसे याद रखने का यही आसान तरीका है कि जब आपको 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट दिखाई दें और उनका एक फॉर्मूला हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे जल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसमें 2 एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो ये केमिकल फॉर्मूला हो गया और इसमें 2 तत्व हैं। तो ये किसका उदाहरण होगा? तो ये कंपाउंड का उदाहरण होगा।
जैसे दूसरा उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का, तो Na सोडियम है एक तत्व हो गया और Cl क्लोराइड है दूसरा तत्व हो गया। तो जब दो या दो से अधिक तत्व हों और उनका केमिकल फॉर्मूला हो तो उसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड कहा जाएगा। तो ये भी कंपाउंड है। तीसरा फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो इसमें भी दो एलिमेंट हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, जो कि 2 और 3 की रेशियो में हैं। तो ये भी क्या होगा? तो ये कंपाउंड होगा। तो याद रख लीजिएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो और उनका केमिकल फॉर्मूला बन रहा हो तो वो हमेशा कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड के बाद हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहा जाएगा। तो हमने सबसे पहले तत्व पढ़ा जिसमें हमने देखा कि एक ही परमाणु होगा। कंपाउंड में हमने क्या देखा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में फिक्स रेशो होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए। और मिश्रण में क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्व तो होंगे, पदार्थ तो होंगे, लेकिन उनके बीच में कोई फॉर्मूला नहीं होगा, यानी कि कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे मिश्रण कहा जाएगा। तो मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। जैसे उदाहरण क्या है? तो शरबत। तो शरबत क्या है? मिश्रण है पानी, चीनी और नींबू का। तो इनके बीच में बताइए क्या कोई फिक्स रेशो होती है, यानी कि कोई अनुपात होता है कि 1 गिलास पानी में केवल 2 ही चम्मच चीनी डालनी है? इनके बीच में कोई अनुपात तो नहीं होता ना। अगर किसी को ज़्यादा मीठा शरबत पीना है तो 3 चम्मच चीनी भी डाल सकता है। अगर किसी को कम मीठा शरबत पीना है तो 2 चम्मच चीनी भी डाल सकता है। यानी इनके बीच में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, इसीलिए क्या है? मिश्रण है। जैसे चाय, शरबत और हवा, ये किसका उदाहरण है? तो ये मिश्रण का उदाहरण है। अब हम मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। तो मिश्रण द्रवों, ठोस और गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को कहते हैं। तो मिश्रण को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समांगी मिश्रण, जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण, जिसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो सबसे पहले समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता, यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण में क्या होगा कि जो भी मिश्रण होगा ना, उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जब आप जल में चीनी को पूरी तरह से घोल देते हैं तो बताइए आपको जल में चीनी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। तो इसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण। जल में जब आप नमक को पूरी तरह से घोल देते हैं तो नमक भी दिखाई नहीं देता, तो जल एवं नमक का मिश्रण। अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, और जो मिश्र धातुएं होती हैं ना, वो भी समांगी मिश्रण के ही उदाहरण हैं। जैसे जो पीतल होता है, ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तो जब पीतल बन जाता है तो क्या आपको उसमें से तांबा और जिंक अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं, ये किस में आती हैं? ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है? तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर, हिलाने पर भी तेल जो होता है वो पूरी तरह से पानी में नहीं मिलता, बल्कि जो तेल होता है ये पानी के ऊपर ही रह जाता है और पानी के नीचे नहीं बैठ पाता। तो पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे कौन सा मिश्रण कहेंगे? तो इसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे, जिनमें हम जब भी 2 पदार्थों को
आपस में मिलाएंगे ना, तो दोनों पदार्थों को अलग अलग करके देख सकते हैं। तो उन्हें कौन सा मिश्रण कहा जाएगा? विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण। जब आप पानी में रेत डालेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो रेत है पानी के नीचे बैठ जाएगी। तो इसे कौन सा मिश्रण कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। दूसरा उदाहरण है पेट्रोल और जल का मिश्रण। तो बताइए, जब जल में पेट्रोल को मिलाएंगे तो आप पेट्रोल और जल को अलग अलग देख सकते हैं ना, तो इसे कौन सा मिश्रण कहा जाएगा? विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। तीसरा उदाहरण है तेल और जल का मिश्रण। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा तो वो आपस में पूरी तरह से मिल जाएंगे, यानी कि आप उन्हें अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है, जब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाएंगे तो आप उन्हें अलग अलग करके देख सकते हैं, तो इसे विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। तो आगे अब हम जो भी हमने पढ़ा उन्हें एक साथ देख लेते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो कैसे पता चलेगा कि वो तत्व है? तो तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होगा और पीरियोडिक टेबल में जो भी आप देखते हैं वो तत्व है। जैसे एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ओरम यानी कि सोना, ये क्या है? तत्व है। यौगिक की पहचान कैसे होगी? तो दो या दो से अधिक तत्व होंगे और उनसे एक फॉर्मूला बन रहा होगा, केमिकल फॉर्मूला बन रहा होगा। जैसे H2O, ये जल का फॉर्मूला है। दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Al2 और O3। तो जब दो या दो से अधिक तत्व हों और उनके बीच में फॉर्मूला बन रहा हो तो उसे यौगिक कहा जाएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व हों लेकिन उनके बीच में कोई फॉर्मूला ना बन रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे मिश्रण कहा जाएगा। जैसे शरबत या वायु, ये किसका उदाहरण है? तो ये मिश्रण का उदाहरण है। तो आशा करता हूँ आपको तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इसके बारे में समझ आ गया होगा। अब आगे हम विलयन, विलय और विलायक के बारे में पढ़ते हैं। तो विलयन क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन भी किसका उदाहरण है? तो यह भी समांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसीलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि बिना किसी यंत्र की सहायता से सामान्य आँखों से देखना संभव नहीं हो पाता। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि विलयन क्या होता है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो विलयन यानी सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होगा। जैसे यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है, ये नमकीन पानी का उदाहरण लिया है, जिस पानी में नमक घोला गया हो। तो नमकीन पानी यानी कि सोल्ट वाटर क्या है? तो ये विलयन है। तो विलय यानी कि सोल्यूट क्या होता है? तो जिसे घोला जाएगा, जैसे कि नमक है, ये क्या है? विलय है। तो जो नमक है ये विलायक में विलय हो जाएगा। नमक क्या होगा? पानी में घुल जाएगा। तो पानी क्या है? विलायक है। तो नमक विलय होगा, यानी कि जो भी विलायक में घुल जाए उसे विलय कहा जाता है। तो विलायक क्या होगा? पानी होगा। और इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा? सोल्ट वाटर बनेगा, नमकीन पानी बनेगा, जिसे विलयन कहा जाता है। तो यही मैंने आपको समझाया कि दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि विलयन में मिश्रित पदार्थों के जो कणों का आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। यानी कि जब नमक पानी में घोला जाएगा तो इसका घोलने के बाद जो आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, जिसे हम केवल किसी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। अपनी सामान्य आँखों से हम जब पानी में नमक पूरी तरह से घुल जाए तो उसे नहीं देख सकते। तो नमकीन पानी क्या होगा? विलयन होगा। अब हम विलायक के बारे में पढ़ते हैं, जिसे सोलवेंट कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की, डिसॉल्व करने की क्षमता होती है, उसे विलायक कहा जाता है। और किसी विलयन में
सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो विलायक की ही सर्वाधिक मात्रा होती है और विलयन के अन्य पदार्थ इसी में घुले होते हैं। जैसे विलायक के क्या क्या उदाहरण हैं? जल, एसिटिक अम्ल और इथेनॉल। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये विलायक के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है, अपने में मिलाने की क्षमता होती है, तो इन्हें विलायक कहा जाएगा। उसके बाद है विलेय यानी कि सोल्यूट। तो विलेय किसे कहा जाएगा? तो वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं विलेय कहलाते हैं। तो किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। तो जाहिर सी बात है, जब पानी में आप नमक घोलेंगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, और जो नमक है यानी कि विलेय है इसकी मात्रा कम होगी। तो विलेय के उदाहरण हैं नमक और चीनी। तो चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। और इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हमारे शरीर में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो बताइए इसमें से कौन सा तत्व है? NH3। तो ये एक फॉर्मूला है, तो ये तो यौगिक होगा। Fe, हाँ ये Fe ये तो लोहे का सिंबल है, तो ये एक एलिमेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी लोहा एक तत्व है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायु क्या है? तो बताइए वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो आपको बताना है कि इनमें से मिश्रण कौन सा है? पीतल, जस्ता, सोना या तांबा? तो इनमें से मिश्रण कौन सा है? तो पीतल, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबे और जिंक को मिलाने से बनती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पीतल। अगला प्रश्न है कि विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर क्या प्राप्त होता है? तो निश्चित अनुपात के संयोग से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा यौगिक। हमने पढ़ा था ना कि जो यौगिक है ये तत्वों के निश्चित अनुपात से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यौगिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? स्टार्च का विलयन, पानी में छाछ, नाले का पानी या पानी में शर्करा? कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पानी में शर्करा का मिश्रण यानी कि शक्कर का मिश्रण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नमक डैश का उदाहरण है? तत्व, यौगिक या मिश्रण? तो नमक किसका उदाहरण है? तो नमक यौगिक का उदाहरण है। इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो नमक किसका उदाहरण है? तो ये यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कोला में बर्फ के टुकड़े किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, घटकों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? तो कोला में जो बर्फ के टुकड़े हैं ये जब तक पिघलेंगे नहीं किसका उदाहरण होंगे? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होंगे। लेकिन कोला में जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कोला में बर्फ के टुकड़े का मिश्रण किसका उदाहरण होगा? क्योंकि हमें कोला और बर्फ दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो किसका उदाहरण होगा? तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो आपको समांगी मिश्रण बताना है। जल में सीमेंट, जल में चीनी,
शर्करा और रेत, या इनमें से कोई नहीं? तो जल में चीनी ये किसका उदाहरण होगा? ये समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल और नमक के घोल में विलेय कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से विलेय कौन सा है, जल या नमक। तो इनमें से